तो कल की क्लास में हमने सिर्फ रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन डिस्कस किया था, तो है ना। तो हम लोग ये वाला पैराग्राफ अभी कवर कर रहे हैं, ये सिलेबस कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पे हम लोग तो जस्ट रैंडम वेरिएबल का हमने सिर्फ डेफिनेशन कल देखे थे। किसी को उसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन है उसमें। सो आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर मैं, है ना। देखिए, तो मैं जस्ट एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जब हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए थे, जब हमने रैंडम वेरिएबल जस्ट डिफाइन किया था, तो उसमें क्या है, हमने ये कहा था कि x कोई फंक्शन है सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे तो पहले ये बोलता है कि दिस इज ओमेगा, और मैं सिग्मा फील्ड को a से डिनोट कर रहा हूँ, तो यही कंटिन्यू करूंगा। कहीं g कहीं f, किसी बुक में आप f देख रहे होंगे, स्क्रिप्ट f या स्क्रिप्ट g, इस तरह से नोटेशन रहता है। तो ये है प्लस p, दिस इज प्रोबेबिलिटी स्पेस। हालांकि रैंडम वेरिएबल डेफिनेशन में कहीं प्रोबेबिलिटी नहीं आया है, ठीक है ना। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी स्पेस, ये है, या इससे भी पहले आओगे तो हम लोग डिफाइन करते हैं ओमेगा कॉमा दिस इज अ सैंपल स्पेस। तो जब सिग्मा फील्ड पावर सेट नहीं है सैंपल स्पेस का या ओमेगा का, तो उस केस में ओमेगा और सिग्मा फील्ड साथ में मिलके सैंपल स्पेस बनाता है, इस तरह डिफाइन होता है। अगर ये पावर सेट ऑफ ओमेगा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ओमेगा अकेला सैंपल स्पेस है। तो दिस इज सैंपल स्पेस। तो ये डेफिनेशंस हैं, मतलब ये इस तरह से डिफाइन करते हैं। रैंडम वेरिएबल था कि x ओमेगा से r में है, सच दैट कि x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x, दिस विल बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तब बोलेंगे हम कि रैंडम वेरिएबल ये क्या था। तो जस्ट आपको रिकॉल करा देता हूँ। सो दिस वाज एक्चुअली सेट ऑफ ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा such that the random variable corresponding to omega should be less than equal to x। इसी को हम लोग बाद में ऐसा लिखेंगे, और आपको पता है कि ये एक इवेंट है, दिस इज एन इवेंट, दिस इज एन इवेंट, दिस इज एन इवेंट। सो ये एक इवेंट है, सो दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड। हाँ, तो जैसे हमने लिखा था, जैसे सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन था, उसमें क्या कहा था हमने कि इफ ए आईज आर देयर इन सिग्मा फील्ड, द यूनियन ऑफ ए आईज मस्ट बी देयर। तो अब उसकी प्रॉपर्टीज आगे आती है थ्योरम में, कि इंटरसेक्शन भी उसमें होगा, डिफरेंस भी होगा। तो सेम यहाँ पे भी है, जैसे हमने लिखा है कि दिस क्वांटिटी शुड बिलोंग टू सिग्मा फील्ड। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि मैं ये आगे थ्योरम कंटिन्यू करता हूँ। सो इफ ओमेगा कॉमा दिस ए बी सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंड x be a random variable, x कोई रैंडम वेरिएबल है, देन इनफैक्ट x इनवर्स, जैसे मैं अगर कुछ भी लिख दूं, जैसे मान लो x से इन्फिनिटी ये लिख दूं, या x इनवर्स इंटरवल a से b, x इनवर्स जैसे आगे लिखा था माइनस इन्फिनिटी ना, सो माइनस इन्फिनिटी टू x, ये सब भी ऑब्वियसली सिग्मा फील्ड में ही होगा, ये सब सिग्मा फील्ड में होगा। और इसका क्या मतलब, सिग्मा फील्ड होने का क्या मतलब है, मतलब इवेंट है एक्चुअली, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं दैट इज, सो इसका मतलब है, सो मतलब ये हो गया कि ये सब इवेंट है, आर इवेंट्स। एक्चुअली ये सब इवेंट है, सिग्मा फील्ड के मेंबर को इवेंट बोलते हैं, मेंबर ऑफ सिग्मा फील्ड आर इवेंट्स, सेट ऑफ है ना, सिग्मा फील्ड सेट ऑफ इवेंट्स। और इसका मीनिंग क्या है, अगर आप इसको मीनिंग लिख के दिखाऊं मैं, जैसे एक्स इनवर्स एक्स से इन्फिनिटी है, और यहाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिस बिलोंग्स टू दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये चीज है, ये बोला जाए दीज आर इवेंट्स एक्चुअली। सो मान लो e है, e इज इवेंट
इफ एंड ओनली इफ ई बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ई कोई इवेंट है तो सिग्मा फील्ड का मेंबर होगा, या सिग्मा फील्ड का मेंबर है तब वो इवेंट है। ठीक है, सो इसका मतलब है द मीनिंग ऑफ दिस इज ओमेगा सच दैट, सो एक्स इनवर्स एक्स टू इंफिनिटी इज ओमेगा सच दैट, यहाँ क्या लिखा हुआ हमने, ये जो ओमेगा है मतलब एक्स ऑफ ओमेगा विल बिलोंग टू दिस इंटरवल एक्स टू इंफिनिटी। स्मॉल एक्स कोई फिक्स रियल नंबर है, अभी स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, और अगर मैं लिखूं आगे बढ़ा के तो इसका मतलब है कि ओमेगा सच दैट एक्स ऑफ ओमेगा इज मोर देन एक्स, और इसी को बाद में हम लोग लिखेंगे एक्स मोर देन एक्स। और ये भी एक इवेंट है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, दिस इज एन इवेंट। सिग्मा फील्ड बिलोंग कर रहा है तो इवेंट है एक्चुअली। और ये इंस्पायर्ड कहाँ से है, ये इससे इंस्पायर्ड है। हमने कल बताया था x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, सो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन सच दैट fx बिलोंग्स टू b। तो ये इसका डेफिनेशन है, जहां f कोई फंक्शन है डोमेन टू r एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो f कोई फंक्शन है डोमेन टू r, तो इसका मतलब ये है। तो यहाँ से आता है जो कैलकुलस में हम लोग डिफाइन करते हैं कि f इनवर्स b का मतलब सेट ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट दिस। तो सेम चीज यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ मैंने अलग से ब्रैकेट नहीं लगाया एक और, वरना उससे ब्रैकेट सेम रखा है। सो दीज आर ऑल इवेंट्स एक्चुअली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r या a b बिलोंग्स टू r। अच्छा a यहाँ लेस देन b होगा ना, इस तरह से मतलब कोई भी इंटरवल बना लो वो इवेंट होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे if x be a random variable, शॉर्ट में लिखता हूँ, then set of x less than equal to x, या set of x more than x, या set of x more than equal to x1 less than x2, या set of x more than कैपिटल x रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x फिक्स नंबर है, ये हो जाए, या आप कुछ भी लिख लो ना, लेस देन x मोर देन x, x मोर देन इक्वल टू x, x लेस देन x, x वाले क्या लिख दिया, यहाँ इक्वल यहाँ नहीं है, दोनों नहीं है, मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x2, इस तरह से, या एंड x मोर देन x1 लेस देन इक्वल टू x2, दे आर ऑल इवेंट्स। और इवेंट्स की हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इवेंट स्पेस सिग्मा फील्ड है, प्रोबेबिलिटी का डोमेन सिग्मा फील्ड है, तो प्रोबेबिलिटी किस सेट पे ऑपरेट होता है, जो सिग्मा फील्ड का मेंबर है। तो ये सब इवेंट है एक्चुअली, दे आर ऑल इवेंट्स, और इन इवेंट्स की हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट्स। ठीक है, सो दे आर ऑल इवेंट्स एक्चुअली। ठीक है ना, अब जैसे क्या होगा, अगर x कोई रैंडम वेरिएबल, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं दूसरा, if x is a random variable then जो आपका होगा लाइक ax प्लस b, अच्छा ये होल्ड्स होगा यहाँ फॉर ऑल, यहाँ पे लिखा हूँ x रियल नंबर है, या x ले लो, x या x1 या x2, ऑल आर रियल नंबर। फॉर ऑल x या x1 या x2, कौन सा, नहीं, कैपिटल X क्या है, तो रैंडम वेरिएबल थोड़ी मेंबर होता है, इवेंट मेंबर होता है। ये जो सेट है ये सिग्मा फील्ड का मेंबर है, सेट बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड। जैसे डेफिनेशन में क्या कहता है, ये जो हमने डेफिनेशन
जैसे हम लिखा है ये कौन सा सेट है, जैसे मैं बताया ना कि ये जो है ये इसके इक्वल है, तो ये जो सेट है ये सिग्मा फील्ड का मेंबर है। सिग्मा फील्ड के अंदर सेट्स हैं, कौन से सेट्स हैं, इवेंट्स हैं एक्चुअली। रैंडम वेरिएबल तो एक्स है, एक्स तो फंक्शन है ओमेगा से आर में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, ये सब इवेंट्स हैं। इवेंट्स बोलने का मतलब दे ऑल बिलोंग टू सिग्मा फील्ड। इवेंट्स क्या है, सिग्मा फील्ड में बिलोंग करते हैं, so दे ऑल बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड। ये सब एलिमेंट सिग्मा फील्ड के मेंबर हैं, मतलब ये सब सबसेट है ओमेगा के, है ना, ये चीज है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस अभी मैं आपसे पूछता हूँ, सो ए एक्स प्लस बी रैंडम वेरिएबल होगा, एक्स स्क्वायर भी रैंडम वेरिएबल होगा, मॉड एक्स भी रैंडम वेरिएबल होगा, है ना, एंड ईटीसी और देख सकते हो तुम, अगर पॉजिटिव वैल्यूड है तो, है ना, so they are also random variable। ये सब थ्योरम्स हैं, सबके प्रूफ हैं। प्रूफ ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं, बट यू कैन सी प्रूफ बुक्स में मिल जाएंगे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें समझना है क्या मतलब है। तो एक्स रैंडम वेरिएबल है, और अगर एक्स रैंडम वेरिएबल तो ये सब भी रैंडम वेरिएबल ही होंगे ना, दे आर आल्सो रैंडम वेरिएबल। तो ये सब और भी बना सकते हो तुम इस तरह से। नहीं, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं, ये भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, फंक्शन वेल डिफाइन होने चाहिए, ये भी कह सकते हो आप ऑल्सो, है ना। तो इनफैक्ट यहाँ लिखो जी एक्स इफ एक्स इज a random variable then gx is also a random variable। लेकिन कब, जी जी ऑब्वियसली होगा, क्या है, तो यहाँ पे समझना ये है, मान लो x रैंडम वेरिएबल है, क्या 1/x रैंडम वेरिएबल होगा हमेशा, यस और नो, कब क्या, जैसे चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे where g is a well defined function, है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो यहाँ पे है a coin is tossed thrice, ठीक है, so x is, यहाँ पे है नंबर ऑफ टेल्स obtained। इस वाले केस में देन ऑप्शन ए है 1/x इज अ रैंडम वेरिएबल। पहले तो x इज अ रैंडम वेरिएबल आपको चेक करना है कि x इज अ रैंडम वेरिएबल, चेक करना है 1/x इज अ रैंडम वेरिएबल, x स्क्वायर इज अ रैंडम वेरिएबल, x माइनस 1 इज अ रैंडम वेरिएबल। बताइए इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डिफाइन, अगर देखो कहीं डिफाइन नहीं किया है तो इसका मतलब हो गया क्या है, फील्ड सिग्मा फील्ड। जैसे हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे सैंपल स्पेस आएगा एच 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 से लेके टी 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 तक, और अगर हम सिग्मा फील्ड मान लो डिफाइन नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब है, हाँ, तो ये है सिंपल कि पावर सेट ऑफ, जहाँ पे भी सिग्मा फील्ड नहीं है, जो भी क्वेश्चंस जिन लोगों ने कभी नाम नहीं सुने तो वहां भी सिग्मा फील्ड था, लेकिन वो क्या था, पावर सेट, इसमें सारे सबसेट्स हैं, तो वो कोई इंटरफेयर नहीं करता। आप जो भी थ्योरी लिखेंगे सब इवेंट होगा, जो भी एक्स डिफाइन करेंगे जनरली। सो पावर सेट ऑफ ओमेगा, मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स के अंदर है। सो ये ए का मतलब है ई सच दैट ई सबसेट ऑफ ओमेगा।
सारे सबसेट हैं जो सबसेट ओमेगा, यहाँ पे ये मतलब हो गया कि जितने भी सबसेट्स हैं सबको हमने उसमें ये लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड होता है, तो ये है यहाँ पे। और इनमें से कौन सा सिग्मा फील्ड है? क्यों? क्यों? जी डिफाइंड ही नहीं होगा इसीलिए। तो ये 1/x रैंडम वेरिएबल नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। तो ये सब रैंडम वेरिएबल है 1/x को छोड़ के, बाकी सब वेल डिफाइंड है। जैसे x का सपोर्ट है, x यहाँ नंबर ऑफ टेल्स ऑफ टेल, तुमने 3 बार कॉइन को टॉस किया तो टेल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, है ना। ये पॉसिबल रैंडम वेरिएबल का रेंज है। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल। मैं एक बात करता हूँ, रेंज। सो रेंज ऑफ x आप सेट में लिख सकते हैं 0 1 2 3। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे फंक्शन का रेंज निकालते हैं। कैसे रेंज आया मैं उसको थोड़ा बता देता हूँ। सो आप क्या करते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे x करस्पॉन्डिंग टू h h h, तो ये 3 आएगा। x करस्पॉन्डिंग टू h h t 2 आएगा, एंड सो ऑन। जैसे x करस्पॉन्डिंग टू h t t 1 आएगा, x करस्पॉन्डिंग टू t h h 2 आएगा। इस तरह से निकालते जाओ, x करस्पॉन्डिंग टू t t t 0 आ जाएगा। अच्छा टेल्स लिया मैंने, एक मिनट, मैं हेड्स का यहाँ लिख दिया ना, ये मैंने हेड्स के लिए लिख दिया है, कोई नहीं, यहाँ हेड्स कर देता हूँ, यहाँ चेंज कर दूँ। तो यहाँ 0, मतलब मैं हेड, ये जो लिखा था हेड्स दिमाग में था, वहाँ टेल्स लिखा ना मैंने। सो 1 और यहाँ पे 2 टेल्स लिख रहा हूँ, तो 1 यहाँ पे 3, ठीक है। सो 3, ठीक है ना। तो ये रेंज मतलब x की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है करस्पॉन्डिंग टू ईच आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस। सो 8 आउटकम्स हैं, सो वो 8 नंबर्स पे मैप होगा। ईच रैंडम वेरिएबल करता क्या है, सैंपल स्पेस के ईच आउटकम किसी नंबर पे मैप करता है। मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा ऐसे कि अभी इसी क्वेश्चन में देखो, आपका सैंपल स्पेस है एच 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 टी एंड इस तरह से टी 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 तक। तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है ओमेगा टू आर, ठीक। ये रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है। अभी आपके पास ओमेगा में 8 मेंबर है, एच 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 टी टी एच एच, या आप कैसे भी लिख सकते हो आप एच, ओके, एच टी दिस, एक बार टी लिखा मैंने, टी टी एच एच टी 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 एच टी, क्या रह गया, 3 3 6, 2 बच गया। कौन से 2 रह गए, नहीं एक और होगा ना, कितने हो टोटल, 3 3 6 7 ही 8 होंगे ना। टी एच एच हो गया, हाँ, टी एच टी है ना। सो टी एच जो था इसके जस्ट ऊपर ही तो है टी एच टी, जस्ट ऊपर ही टी एच टी है, ये देखो उठ जाओ। तो एच 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 टी एच 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 टी टी एच एच टी एच टी एच टी एच टी टी रह गया, एच टी टी है, टी टी एच टी टी कहाँ रह गया, 3, अच्छा 8 तो है ही, सॉरी मैं गलत काउंट कर रहा था एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे लगा 7 है ना, तो मैं गलत काउंट कर रहा था, 3 3 6 8, ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे नंबर्स हैं, जैसे मैं पूछूं कि ये एच 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 कहाँ मैप करेगी, तो एक्स हमने क्या डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे हमने एक्स को डिफाइन कर रखा है नंबर ऑफ टेल्स। मैं कह रहा हूँ रैंडम वेरिएबल क्या करता है, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर। अगर सिग्मा फील्ड पावर सेट है तो इतना ही काफी है, क्योंकि वो एक्स इनवर्स माइनस टू एक्स हमेशा सिग्मा फील्ड में होगा ही।
वो मतलब सबसेट ही कोई आएगा, वो हमेशा सिग्मा फील्ड में होगा, सिग्मा फील्ड में सारे सबसेट्स हैं। प्रॉब्लम कब चेक करना कब पड़ता है, जब सिग्मा फील्ड रिड्यूस्ड हो, जब पावर सेट ना हो, तो चेक करना पड़ता है। तो अभी के लिए क्योंकि मैंने सिग्मा फील्ड आपको पावर सेट ही दे रखा है ना, सिग्मा फील्ड सेट ऑफ ई बिलोंग्स टू ओमेगा, तो ऑल सबसेट्स इसमें ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आप एच का मैप देखेंगे, तो ये कहाँ मैप कर रही है, 0 पे, ये कहाँ मैप कर रही है, 1 पे, टेल की बात कर रहा हूँ ना, ये भी 1 पे मैप कर रही है, ये भी 1 पे मैप कर रही है, यहाँ पे टेल 2 बार है, तो ये भी 2 पे जा रही है, ये भी 2 पे जा रही है, ठीक, और ये जाएगी 3 पे, इस तरह से है। तो रेंज का मतलब यहाँ रियल नंबर तो बहुत सारे थे, हमने वो सब नहीं लिखे, मैं बस बता रहा हूँ कि रेंज क्या है। तो हम ये बात कर रहे हैं रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना, तो रेंज ऑफ एक्स, और रेंज ऑफ एक्स जो यहाँ पे है कि रेंज मतलब सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन, ये जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही है करस्पॉन्डिंग टू आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस, ये आपके पास है 0 1 0 1 2 3, ये रेंज है, बाद में इसी को सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वही चीज है। तो जिस पे नॉन जीरो पॉइंट्स आएगा, यहाँ तक हो गया है ना, किसी को यहाँ डाउट है बताओ इसमें। मैं एक क्वेश्चन थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ इसी क्वेश्चन, यस, हाँ, बोलो, हाँ, इन्फिनिटी हो सकता है रेंज में, कोई फंक्शन बताओ जिसका रेंज में इन्फिनिटी आता हो। रेंज इन्फिनिटी हो रहा है, इन्फिनिटी क्या कोई नंबर है? तो यहाँ तो तुमसे पूछूंगा 1/x का सपोर्ट क्या क्या है, तुम क्या बोलोगे, इन्फिनिटी, 1, 1/2, 1/3, ये बोलोगे तुम, ये है, तुम तो ये कहना चाह रहे हो, हम तो इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अभी तो इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि x की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 है, तो 1/x का तुम सबका पॉसिबल वैल्यू निकालो, जैसे x स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यू होगी 0 1 4 9, तुम तो एकदम तुम ऐसा कहना चाह रहे हो दिस बिलोंग्स टू आर, कभी ऐसा देखा लिखा हुआ? ओमेगा एक फंक्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा फंक्शन, सॉरी एक्स फंक्शन है ओमेगा से आर में, क्या तुम्हें लगता है ये इन्फिनिटी एक रियल नंबर है? एक मिनट, हाँ, हाँ जी बताइए। किसकी बात कर रहे हो आप? हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जनरल कोडोमेन तो लार्ज सेट होता है, तो कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोडोमेन तो कोई, कोडोमेन फ्री है आप चूज करने के लिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें जो फंक्शन है रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, तो जो आप बता रहे हो पर्टिकुलर सिचुएशन की बता रहे हो, जनरलाइज डेफिनेशन है कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, ये चीज है, तो वो जनरल डेफिनेशन है। चलिए इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, उससे पहले एक और क्वेश्चन लिखता हूँ कि सिंपल ये है ना, और मैं बात करूं x है, देन यहाँ पे देखो, अब मैं फिर से कर रहा हूँ सैंपल, अगर मैं सिग्मा फील्ड नहीं लिख रहा हूँ तो पावर सेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ ओमेगा हो जाएगा एच 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 टी टी एच टी टी, ये है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि कौन सा रैंडम वेरिएबल है, ट्वाइस लिख दिया यहाँ पे, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, अगर x को मैं डिफाइन करूं नंबर ऑफ हेड्स प्लस
x is number of heads into number of tails, प्रोडक्ट है, एंड d है number of heads upon number of tails। कौन कौन सा रैंडम वेरिएबल है, कौन कौन सा नहीं है? जी जी जी, अगर वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि मैंने सिग्मा फील्ड यहाँ दिया नहीं है, तो जब सिग्मा फील्ड नहीं तो बस ये देखना है वहाँ पे कि सैंपल स्पेस का हर आउटकम रियल नंबर में मैप हो रहा हो, इतना ही काफ़ी है। अगर मैं सिग्मा फील्ड दे दूँ कोई दूसरा, यहाँ सिग्मा फील्ड नहीं दिया तो मतलब पावर सेट है, पावर सेट किसका? सैंपल स्पेस ओमेगा का, तो वो तो उसमें सारे सबसेट्स हैं, तो एक्स इनवर्स माइनस इनवर्स एक्स हमेशा उसमें होगा, वो एक सबसेट था ना उसका। तो आपको बस इतना ही चेक करना है यहाँ पे कि उसका रेंज रियल नंबर है कि नहीं है, हाँ इतना ही चेक करना है एक्चुअली, रेंज रियल नंबर होने चाहिए, मतलब x एक फंक्शन होना चाहिए ओमेगा टू आर, ये देखना है। सो x शुड बी अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, ये चेक करना है आपको। सो व्हिच ऑप्शंस आर रैंडम वेरिएबल व्हिच आर नॉट? ना सब में बीच में प्लस माइनस डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। इसकी वजह ये है कि जैसे मैं वहां पे कह रहा था ना कि जैसे x की वैल्यू निकालेंगे, x करस्पॉन्डिंग टू, जैसे मैं x करस्पॉन्डिंग टू लिखूंगा h h h h, चलो h h एक आउटकम है ना, तो हर आउटकम के करस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू ईच आउटकम, और अगर वो फाइनाइट नंबर आ रहा है तो रैंडम वेरिएबल है, तो x करस्पॉन्डिंग टू h h लिखोगे तो ये 2 आ जाएगी, ये ना। सो x कर अच्छा x सॉरी, अभी 2 तो सम हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स 2 है, नंबर ऑफ टेल्स 0 है, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया जो कि रियल नंबर नहीं है, नॉट अ रियल, ठीक है ना। बाकी सब में डिफाइंड होगा। सो आपको करना क्या है, यू जस्ट फाइंड, से मैं सपोर्ट अगर लिखूं मैं, सपोज आई राइट द सपोर्ट इन ईच केस, सो यहाँ पे क्या होगा, x is ओमेगा टू r, तो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ हेड्स प्लस नंबर ऑफ टेल्स, तो एच एच के करस्पॉन्डिंग 2 हेड 0 टेल है, टी एच एक हेड एक टेल है, इसे एक टेल है एक हेड 2 बार लिखी, डबल लिखने की जरूरत नहीं है, तो डबल नहीं लिखता हूँ, टी टी करस्पॉन्डिंग सब में 2 ही आ गया क्या? सो जस्ट 2 हो गया है ना, सपोर्ट इसका जस्ट 2 है। तो ये रेंज है जो मैं लिख रहा हूँ, ये रेंज है एक्चुअली, ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब सेट में भी आप लिख सकते हो कि इसका मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू सेट कंटेनिंग टू, रेंज है इसका मतलब x किसमें, हाँ देख के बताओ, ये पूछा उसने जो बताया लिख दिया मैंने, मतलब 0 2 और -2, ओके तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, देख लो एक बार चेक कर लो सब लोग, ईच आउटकम के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालो, ये तो यहाँ से 0 2 -2 हो गया, जैसे इसमें प्रोडक्ट था 0 1 4 हो गया, इस तरीके से, तो ये रेंज है, ये रैंडम वेरिएबल है ही नहीं। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, आप बताओ मुझे, अब तो आपसे पूछता है कि जैसे है ना, जैसे आप क्या फाइंड करते हो, तो सिंपल से एक आसान सा क्वेश्चन जस्ट समझने के लिए कि ये जो है इवेंट है, तो इवेंट है तो आपको निकालना है इसके कॉइन वाला केस ही लिख देता हूँ मैं। सो अ कॉइन इज टॉस्ड, दो बार, अ कॉइन इज टॉस्ड, मान लो मैं लिख दूँ ट्वाइस, चलो इतना ही लिख देता हूँ, है ना, और x को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, सो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, ये लिया मैंने, अभी ये मान लिया। अब आपसे अगर पूछूं मैं कि ये सेट किसके इक्वल है, तो ऑप्शन ए है, या मैं जस्ट है ना अभी जैसे x लेस देन इक्वल टू 2 लिख रहा हूँ, मान लो एग्जांपल के लिए, तो x लेस देन इक्वल टू 2 लिखा मैंने, तो आपको बताना है ये इवेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ये एक इवेंट है, मैं बोलना चाह रहा हूँ दीज आर इवेंट्स, सो इसमें ये एक इवेंट है, इवेंट क्या होता है
सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. सो एच 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 टी टी एच टी टी, इसके कौन कौन सा एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेगा? ये एक सेट है, मतलब इवेंट है. इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? एक्स ऑफ एच एच, सो 2 हेड है और 0 टेल है, तो ये 2 आ गया. एक्स करस्पॉन्डिंग टू टीचे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा. देख लो 2 टेल है ना. सो हमने क्या निकाले अभी? हमने x का रेंज निकाला. तो x का रेंज जो है, सो जैसे इस तरह के केस आप देखेंगे. अब यही चीज बाद में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, क्वेश्चन में भी प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, है ना. सो दे विल आस्क यू द प्रोबेबिलिटी. तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि इसमें कौन कौन सा, ये एक इवेंट है, इवेंट सबसेट है सैंपल स्पेस का. इवेंट बिलोंग्स टू एलिमेंट है सिग्मा फील्ड का. तो यहाँ सिग्मा फील्ड नहीं दिया है, मतलब ऑल सबसेट्स जितने भी होंगे मगर उसका कलेक्शन सिग्मा फील्ड. तो यहाँ पे क्या है कि आपको देखना है कि ऐसे कौन कौन से आउटकम्स हैं, इसके कौन कौन से आउटकम्स हैं जो, है ना. आप ऐसा लिख सकते हैं इट्स ओके कि x की वैल्यू यहाँ पे जो है सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है, 0 और 2 वाला. अब ये इक्विवेलेंट है उसके कि आउटकम कौन कौन से हैं. तो ऐसे कौन कौन से आउटकम्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो 0 वाले कौन है? इसमें आ जाएगा एच 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 टी टी एच. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि ये लिखना सेम है ये लिखने के, ये दोनों इक्वल चीजें हैं. ठीक है, सो ये आपको समझना है, क्योंकि इसका मतलब जो है, ये जो हमने लिखा है इनडायरेक्टली इसका मतलब है सैंपल स्पेस का वो एलिमेंट जिसके करस्पॉन्डिंग लेस देन इक्वल 2 हो जाए. सो ये सेट लिखने का एक्चुअल मीनिंग ये है, जो कि हम शॉर्ट में यही लिखते हैं, मतलब वही है. तो जब आप प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल रहे होते हैं, आप एक्चुअली इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं. जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होते हैं. ये चीज तो हम फाइंड, अच्छा मैंने माइनस छोड़ दिया. हाँ तो -2 भी आ जाएगा ना, लेस देन है ना. एक मिनट तो मैंने ज्ञान दिया, तो नहीं लिखना चाहिए, मैंने गलती किया है. तो है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल लिखा ना मैंने, तो सारे सेटिस्फाई कर जाएंगे फिर. तो एक काम करता हूँ, इसको मैं लेस देन 2 कर देता हूँ. इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, गलती लिखा है मैंने. तो इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ, है ना. मान लो मैं मोर देन 2 कर देता हूँ, मोर देन इक्वल टू अभी के लिए समझ लो. तो अब क्या आ जाएगा, जस्ट 2 आ जाएगा ना. तो जस्ट 2 के लिए ये है. तो यहाँ पे मेरा फोकस ये है कि x बराबर 2 निकालना है ना. x बराबर 2 कहाँ पे हो रहा है, एच एच पे. सो दिस इज जस्ट एच एच. ओके है ना. अब देख लो, ओके और कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा ना. तो वहां तो लेस देन था तो -2 भी आ जाता. ठीक है. सो तो मतलब बताना मेरा पर्पस ये था, जस्ट कहना ये चाह रहा हूँ कि ये चीजें इसके इक्विवेलेंट हैं. आप ओके है ना. देख लो, तो यहाँ पे सिंपल, और ये सब चीजें एक ही है. तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो मतलब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो. तो हम लोग लोअर क्लास में ये निकालते क्या प्रोबेबिलिटी है, बोथ हेड आएगा. तो अब वही चीज हम ऐसे करेंगे कि x डिफाइंड किया नंबर ऑफ दिस, मतलब वैसा होता था. तो अब यहाँ पे x अगर ये डिफाइंड है तो x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है. सो ये सब इवेंट है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ. ठीक है ना. जैसे ऐसा हो सकता है कि b है कि व्हाट इज mod x लेस देन 1, इस तरह का ये आ गया. अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, तो आपको ये सोचना है कि ऐसे कौन कौन से आउटकम्स हैं. या फिर से वही कि व्हाट आर द आउटकम इन द सैंपल स्पेस. तो इसका मीनिंग ये है कि x ऑफ ओमेगा की वैल्यू जो है लेस देन 1 आएगी, ये मतलब है. हालांकि आप जानते हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच, यही मतलब मॉड खोलेंगे तो. और जब आप मॉड खोलेंगे और इसमें देखना है कि x 0 कब आ रहा है. तो ये एक्चुअली इक्वल है एच टी और टी एच के. ठीक है ना. तो मतलब यही चीज. तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाती है एग्जाम में या कहीं, है ना, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे. ये है. सो तो समझ पा रहे हैं सब लोग ना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये वाली बात है ना. तो ये तो था रैंडम वेरिएबल और इवेंट्स हैं. जैसे आप प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो आप बता ही दोगे. अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि जैसे क्या प्रोबेबिलिटी है x मोर देन इक्वल टू 2 होगा,
सो ये इनडायरेक्टली यही चीज़ है, क्या प्रोबेबिलिटी है एच एच की, ये चीज़ है यहाँ पे। अभी सैंपल इसमें 4 एलिमेंट था और यहाँ तो इक्वली लाइकली है, तो इक्वली लाइकली है तो 1 आउट ऑफ 4 हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है मॉड एक्स लेस देन 1 होगा, तो इसका मतलब वही कि आपको सुना है कौन कौन से आउटकम है। सो यहाँ पे आउटकम एच टी और टी एच है, तो ये आपका हो जाएगा 2/4, 2 आउट ऑफ 4 जो कि 1/2। तो समझ पा रहे हैं ये चीज़ें क्या बता रहा हूँ। तो अभी रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया मैंने, अभी रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग इवेंट्स बना रहे हैं। सो दीज आर इवेंट्स एक्चुअली, तो ये सब इवेंट है। अब इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग। तो रैंडम वेरिएबल कर क्या रहा है एक्चुअली, जैसे रैंडम वेरिएबल हम कुछ डिफाइन करते हैं तो उसमें जो सैंपल स्पेस में एक जैसा आउटकम्स हैं उसको कलेक्ट कर लेता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए x बराबर यहाँ 0 आ गया ना, x बराबर 0 है, तो वैसे आउटकम्स जहाँ पे x 0 है उसको एक साथ कलेक्ट कर लेता है ये, है ना। तो ये चीज़ है, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 0 है। किसी को क्वेरी है कुछ, अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो कुछ। देखिए आगे तो अब क्या करते हैं हम, तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे रैंडम वेरिएबल क्या है। और रैंडम वेरिएबल में एक्चुअली उसका कोई भी फंक्शन है रैंडम वेरिएबल का, वो भी रैंडम वेरिएबल होगा अगर वेल डिफाइंड फंक्शन है तो। अब आगे क्या बात करना है सिलेबस में देखो। सो अभी तक जो पढ़ाया मतलब क्लियर है ना, जो बताया आपको हमने। तो यहाँ पे आगे अगर देखोगे आप, तो आगे ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो अभी मैंने जस्ट आपको ये बताया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ठीक है ना। अब आते हैं देयर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सो देयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वही था, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख के आपको ये समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहा है कि, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन 2 है। सो लेट अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ठीक, ये। और x आपके पास में डिफाइन करता हूं डिफरेंस ऑफ आउटकम्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो आपको मैं पूछना चाह रहा हूं प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जैसे होगा ऑप्शन ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मॉड x लेस देन 1। so so what is the probability that x will be equal to 6। so what is probability x is not equal to 1। तो इस तरह के केस है, ये सब इवेंट है, मैं ये बोल रहा हूँ दीज आर ऑल इवेंट्स, इसमें लिखे दीज आर ऑल इवेंट्स, तो आपको उस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ट्राई कीजिए, बताइए। बाकी बताओ। ओके, बाकी लोग वेरीफाई कीजिए क्या सही बता रहे हैं।
सिंपली आप क्या करेंगे, अब पेयर राइजेस थ्रोन, तो ओमेगा आपके पास है 1 1 1 2 अप टू 6 6। तो टोटल आपके पास जो है 36 आउटकम्स हैं। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू ईच आउटकम, मतलब रेंज निकालना पड़ेगा आपको। सो रैंडम वेरिएबल का रेंज क्या है, तो यहाँ सो डिफरेंस ऑफ आउटकम्स हैं, तो अगर इक्वल है तो डिफरेंस कितने की आएगी। अच्छा यहाँ सिर्फ डिफरेंस लिखा है हमने, तो डिफरेंस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस की बात करेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये लेंगे पॉजिटिव डिफरेंस, अदरवाइज हम नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मान रहा हूँ कि इसको पॉजिटिव डिफरेंस कर देता हूँ। सो क्योंकि डिपेंड करता है ना, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पॉजिटिव डिफरेंस की, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डिफरेंस समझ आ रहा है आप लोगों को, या आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है, तो नेगेटिव डिफरेंस भी लिया है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, x का रेंज क्या है, जैसे 1 1 है करस्पॉन्डिंग डिफरेंस 0 का है, 1 2 में डिफरेंस 1 का है, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस ले रहे हैं, a माइनस बी बी माइनस है, इस तरह से मतलब मॉड ले रहे हैं माइनस बी का, ये समझ लो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर 2 हो सकता है। सो मैक्सिमम डिफरेंस कितने का आ सकता है, जब 1 6 होगा। तो इसका सपोर्ट क्या है रैंडम वेरिएबल का, 1 2 अप टू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 है ना। 5 से डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि 1 6 में डिफरेंस 5 का आएगा। तो मैं पॉजिटिव डिफरेंस एक्चुअली कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये 0 to 5 है। पूछा x बराबर 0 क्या होगा, जैसे मैंने ये पूछा है कि x बराबर 0 क्या है, तो x बराबर 0 का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है ना। तो x बराबर 0 जो इवेंट है, दैट करस्पॉन्ड्स आउटकम। सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, ये हो जाएगा 1 1 2 2 अप टू 6 6, यही ना। ये आउटकम्स आएंगे यहाँ पे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस में। सो देयर आर 6 आउट ऑफ 36। सो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, डिफरेंस 0 है। फिर जैसे आप निकाल रहे हैं, मैं x बराबर 6 पूछ रहा हूँ, सो ऐसे कौन कौन से आउटकम है सैंपल स्पेस में जिसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 6 आएगी, तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट, ये भी एक इवेंट है ना, एवरी सबसेट यहाँ पे इवेंट है, तो एम्प्टी सेट भी एक इवेंट है एक्चुअली। सो ये एक इवेंट है, और इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी 0, एक आउटकम ही नहीं है। जैसे मैं अगर पूछूं x बराबर 1, अभी भी ये निकाल लेता हूँ पहले। x बराबर 1 का मतलब है कि डिफरेंस 1 का कब आएगा, डिफरेंस 1 का कब है, तो डिफरेंस में 1 2 2 1 3 4 4 3 2 3। x क्या है आपका, व्हाट इज ये x, किसका डिफरेंस, हाँ, तो आउटकम का डिफरेंस 6 कब आ सकता है, 0 होता है डाइस में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 2 2 1 3 4 4 3 है ना। सो इस तरह से ना, ये हो गया आप क्या 1 2 फिर 2 3 3 4 4 5, सो 4 5 5 4 है, 5 6 6 5 है, ठीक है ना। तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 है ना, यही हमारे पास है। कितने और, 2 2 4 2 6 2 8 10, देयर आर 10, और कुछ हो नहीं सकता। सो इसका मतलब है दिस इज 10 आउट ऑफ 36। सो 10 आउट ऑफ 36, मैंने कहा x, हमने कहा x 1 के इक्वल नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e कॉम्प्लीमेंट, तो कितना आ जाएगा। सो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस, और x को 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो x 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी भी निकाला हमने, 10/36 मतलब 5/18 हो गया। सो ये आ गया 13/18, ठीक है। सो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट 0 है, बाकी सही है, समझ पा रहे हैं। अभी मैं तो बस एग्जांपल बता रहा था, कुछ क्वेश्चंस बता रहा था। अभी रैंडम वेरिएबल
रेंज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है डिस्क्रीट में कि ईच पॉइंट पे कितना मास है। मास का मतलब प्रोबेबिलिटी, किस इस ईच पॉइंट पे कितनी प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के आसान सा बताता हूँ कि जैसे क्वेश्चन है सिंपल, एक कॉइन इज टॉस्ड, ठीक, एक कॉइन टॉस किया, तो यहाँ सैंपल स्पेस है हेड टेल, एक्स मैंने डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स, सो मैं रेंज ऑफ एक्स लिखूंगा, सो दिस इज जी प्रोबेबिलिटी, सो रेंज ऑफ एक्स। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ नहीं मास एक्चुअली प्रॉपर वर्ड है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यहाँ हम पीएमएफ निकालेंगे तो उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं ना फुल फॉर्म। तो मास इज द प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट। यहाँ इस सेंस में वेट का डिफरेंस थोड़ा अलग होगा क्योंकि वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन आगे आता है, तो वहाँ कुछ अलग मीनिंग है उसका। सो रेंज ऑफ x 0 1 होगा क्योंकि है ना x करस्पॉन्डिंग टू h इज 1, x करस्पॉन्डिंग टू t इज 0, तो रेंज 0 1 है। अब मैं अगर पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है x का, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x का मतलब इस टेबल से होता है। सो कोई बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, इट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलग चीज है, वो CDF होता है, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं, तो वो CDF एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, या कई बार ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसको बोलते हैं, लोअर क्लास में जो था ना 11 12 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एक्स का। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे यहाँ मतलब है ईच पॉइंट पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, जैसे ये एक्स और ये प्रोबेबिलिटी एट दैट एक्स, तो ये मतलब से एक्स की वैल्यू यहाँ 0 और 1 है, तो 0 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है। सो अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एक्स बीइंग 0, ये सो एक्स 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, तो सिंपल ये 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी एक्स बीइंग 1, सो दिस इज, तो यहाँ पे सो एक्चुअली एक्स 0 निकालने का मतलब इनडायरेक्टली यू आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, इनडायरेक्टली यू आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 1/2 तो ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स का। तो इस तरह से लोग डिफाइन करते हैं, बाकी भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर ये टर्म यूज करता हूं मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो जनरली ये डिस्क्रीट में डिफाइन होगा, दिस इज समवट पीएमएफ टाइप का हो गया, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन टाइप का। सो यहाँ पे है कि इसका यही मतलब है कि देन नंबर ऑफ डाइस रोल्ड और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब x की वैल्यू लिखो और साथ में उसका उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी लिखो, बाकी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। इस टेबल को हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कितने ब्रेक, कितने इंटरवल में ब्रेक करोगे कंटिन्यूअस रहेगा तो, नहीं 10 में क्यों बनाओगे, 10 किसने, तो किसने कहा ये 10 बनाना है, अगर कोई और सॉल्व कर रहा है तो 10 क्यों बनाएगा, 20 क्यों नहीं बनाएगा। अरे भाई तो तुम जो बना रहे बता रहे हो वही चीज दूसरा क्यों करेगा, कोई भी चीजें जब हम लिखते हैं तो वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, यूनिवर्सल इन द सेंस कि जो आपके लिए मीनिंग है वो आपका, आपका 10 फेवरेट नंबर होगा, मेरा 20 है, किसी का 30 है, किसी का 50 है, तो क्यों ऐसे बनाएंगे हम, तो ये वेल डिफाइन थोड़ी है, तो उसी के लिए डेंसिटी फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो ऐसा कोई टर्म नहीं है कि इंटरवल बना के डिफाइन करोगे ना। सो ठीक है, मेनली ये डिस्क्रीट के लिए डिफाइंड है, अदरवाइज आपको यहाँ ये कहना यही चाह रहा है कि जहाँ पे ईच पी आई जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं,
तो ये पीएमएफ पे ही समहाउ आ जाएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो पूरा ऐसे डिफाइन कर, यहाँ क्या बोलना चाह रहा है ये, रैंडम वेरिएबल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हालांकि आगे वही हो गई कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस पॉइंट पे मास, या अब आते हैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस पॉइंट पे कितना मास है उसकी बात कर रहा था। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन जनरल मैथमेटिक्स के भी टर्म्स हैं ये। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, क्या डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का? तो अब एक, हाँ हाँ, तो हालांकि सीडीएफ ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक अलग मीनिंग इसको बोल सकते थे। एक फंक्शन है, सो अ फंक्शन कैपिटल एफ बोल दो, अ फंक्शन कैपिटल एफ कहां से कहां तक, डोमेन रेंज क्या होगा? सो हर फंक्शन में डोमेन और रेंज होता है ना, एवरी फंक्शन हैज डोमेन, एट इज रेंज या कोडोमेन डिफाइन कर लो। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है? कोडोमेन, कोडोमेन है ना, तो इट विल बी डिफाइंड ऑन ईच रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना। सो ये चीज है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, है ना, ये फंक्शन आपका आर टू आर है। सो दिस फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, सच दैट if and only if it satisfies, so पहली चीज, सो कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको हम कोई एक फंक्शन है, एक्चुअली एक फंक्शन है आर टू आर, उसको मैं बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। तो पहली चीज, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे 0 आनी चाहिए। दूसरी वैल्यू कि प्लस इन्फिनिटी पे 1 आनी चाहिए। थर्ड कि ये फंक्शन जो है दिस इज राइट कॉन्टिन्यूअस, so that is f at x plus is equal to f at x for all x belongs to r। राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या, राइट हैंड लिमिट, x प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट एट अ पॉइंट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट, सो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल रहेगी। और तीसरा है आपके पास f इज नॉट, हाँ अच्छा फोर्थ, हाँ जी ये डेफिनेशन है, वो सीडीएफ की प्रॉपर्टी है ये, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन है, सीडीएफ की प्रॉपर्टी है ना। तो हाँ, तो वो सीडीएफ है, उसको बोलते हैं कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ रैंडम वेरिएबल का हमने कहीं नाम नहीं लिया, हमने देखा कहीं रैंडम वेरिएबल नहीं है इसमें। सो दिस इज, जी जी जी, ये डेफिनेशन है, तो आपको इसको एज इट इज लेके चलना है। तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जरूरी नहीं है इक्वल हो, कि पॉइंट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, यहाँ पे ये जरूरी है। सो एफ इज नॉन डिक्रीजिंग, एफ इज नॉन डिक्रीजिंग होने चाहिए। सो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है दैट इज कि अगर a लेस देन b है तो, है ना, a लेस देन b है तो क्या होगा, एफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये डेफिनेशन जैसे मैं बता दे रहा हूं कि नॉन डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या है।
और ये मतलब है राइट कॉन्टिन्यूअस का, कि राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट ये होने चाहिए. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन, यहाँ कहीं रैंडम वेरिएबल नहीं है. सो वी डिफाइन दिस विदाउट रैंडम वेरिएबल. हमने कहीं रैंडम वेरिएबल का नाम ही नहीं लिया इसमें, आप देखो देयर इज नो रैंडम वेरिएबल हियर. सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिफाइंड दिस वे. अब मैं क्या करता हूं, अब आते हैं सीडीएफ पे, है ना. जी दोनों है अलग अलग, बट एवरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज सीडीएफ एंड एवरी सीडीएफ इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो सीडीएफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ होता है. तो अल्टीमेटली दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, ये चीज है. हाँ मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन जनरल कहीं भी यूज किया जा सकता है ये वर्ड, क्योंकि यहाँ रैंडम वेरिएबल कहीं नहीं, मैथमेटिक्स में यूज हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है. जहां प्रोबेबिलिटी या कोई मतलब नहीं है वहां भी ये यूज हो सकता है ये वर्ड, ये मीनिंग. बट अब इसको हम रिलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, है ना. सो विल रिलेट दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी फंक्शन. या हाँ प्रोबेबिलिटी, जी जी वहां क्योंकि हम x लेस देन इक्वल टू x लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से x तक को सबको कुमुलेटिव मतलब ऐड करना, तो हम पूरा ऐड करते हैं x तक, इसलिए उसका नाम कुमुलेटिव है. जी क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही है वो एक्चुअली, बट कुमुलेटिव प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी वहां पे ले गई है, इसलिए वो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो आप चेक करके बताओ ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कि नहीं है. सिंपली तो मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं आपको, ऐसा क्यों होगा. मैंने कहा हर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ होगा, हर सीडीएफ ये होगा. कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. तो अलग अलग कैसे हो जाएगा ग्राफ. जो ग्राफ सीडीएफ का होगा वही ग्राफ इसका होगा. हाँ मतलब ऐसा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा ये फंक्शन, तुम्हें लग रहा है डिक्रीज, यहाँ लिखा हुआ नॉन डिक्रीजिंग है. क्यों डिफरेंट, डिफरेंट इन व्हाट सेंस. क्यों नहीं करेगा. यही तो बोल रहा हूँ कि तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत, तुम्हें एक्चुअली भी डिस्क्रीट सेट और कॉन्टिन्यूअस सेट में डिफरेंस ही नहीं पता अभी तक. ये चीज है. जैसे तुम्हें अगर कोई बोलेगा 0 से इन्फिनिटी का इंटरवल है, तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा 0 1 2 3 4, ऐसा थोड़ी है. तो ये दिक्कत है कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का डिफरेंस समझ नहीं आता है. कल भी आपने यही गलती किया था. 0 और 1 के बीच में ना अनकाउंटेबली मेनी नंबर्स हैं, जब इंटरवल लिखते हैं तो वो सब भी काउंट होता है. एनीवे तो ये डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का. मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल है आपको चेक करना है. सो आपको बताना है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और कौन सा नहीं है. ये डेफिनेशन है. सो दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. मैं कुछ फंक्शंस लिख रहा हूं, आप डिसाइड कीजिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कौन सा नहीं है. तो जैसे f1x, मैं स्मॉल है हालांकि मैं f कैपिटल लिखा हूं तो मैं कैपिटल से ही डिनोट कर देता हूं. तो f1x है मान लो e की पावर x when x is more than 0 and e की पावर माइनस x ले लो जब x मोर देन 0 है, और e की पावर माइनस x जब x मोर देन 0, और यहाँ हो गया 0 जब x, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, मोर देन 0 ना, तो लेस देन 0 के लिए क्या 0, ठीक है. लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, या यहाँ पे लिख लो मोर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है. f2x है e की पावर माइनस x माइनस 1 जब x मोर देन इक्वल टू 0, 0 व्हेन x लेस देन 0, और f3x है ना. तो
तो x3 है मान लो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, या f4x है 1 माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x, x मोर देन इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x लेस देन 0। तो आपके पास चार फंक्शन है, यू हैव टू डिसाइड इन चारों में से कौन सा फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, मतलब कौन से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। चेक करके बताइए। So which of one of them are distribution functions? कहाँ पे 1 है और 0 है, ये 1 कहाँ 1 0 है, क्या है वो मतलब f3x 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स है ना ये तो। अच्छा ठीक है मैंने उसको हाँ ये 1 माइनस आप लोग आराम चेक कीजिए सब लोग बताइए। ओके आज नेट की क्लास हुई थी क्या सयानी? अच्छा ठीक है। ओके बाकी लोग भी देख लो भाई। कोई बात नहीं, बाकी खुद करो, टीचर एग्जाम थोड़ी देगा, एग्जाम तुम्हें देना है। यही तो बोल रहा हूँ, तुम जब तक ये सोचोगे कि टीचर मेहनत करेगा तब एग्जाम निकलेगा, तुम्हारा कभी एग्जाम नहीं निकलेगा, तुम्हारे मेहनत से एग्जाम निकलेगा, टीचर की मेहनत से एग्जाम निकलेगा। तो तुम खुद करो ना। बाकी एक पेपर, मतलब मैं अपना एटीट्यूड बताता हूँ, मुझे कोई एक पीवाई को ढंग से करवा दे तो मुझे इतना भरोसा है कि मैं बाकी पीवाई को खुद कर लूंगा, एटलीस्ट 80-90% तो कर ही लूंगा। ये चीज़ है। तुम्हारा क्या है कि नहीं सर 90% आप कराओ, मैं 10% भी नहीं करूंगा, दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड, आपको समझना है। वो जितना करा रहे वो बहुत है। और ऐसे भी CSR बैच मैंने 1000 रुपये फीस लिए थे, 1000 रुपये में इतनी क्लासेस हो गई, पिछले 4 महीने से क्लास चल रहा है, वो बहुत है ना। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, जो करा रहे हो ठीक है, उनका अपना भी
वो खुद पीएचडी एंट्रेंस का वो मतलब वो भी इंटरव्यू डिफरेंट आईआईटीज में दे रहे हैं, तो वो करो। जो मैंने अभी असाइनमेंट आज भेजा है ना सीएसआर नेट का, उसमें आई थिंक कितने लगभग 200 क्वेश्चन है अप्रॉक्स, और ये हाँ उसको सॉल्व करो, फिर उसका क्लास में भी लूंगा। अभी ये 16 को इंटरव्यू देने जाएंगे, 16 से 18 से ना, 16 से मैं क्लास लूंगा उस बैच में। 16 लिखा था 18 लिखा था, 18 से लिखा था ना। हाँ तो 18 से मैं क्लास लूंगा, 18 तारीख से नेट बैच में। तो जो असाइनमेंट मैंने भेजे थे उसको सॉल्व करो, वो 200 क्वेश्चन आराम से करके सॉल्व करो। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर ने करा रखे होंगे, लेकिन वो तुम खुद से सॉल्व करो, है ना। सो इसलिए बोल रहा हूँ टीचर सब कुछ करा देगा, तुम क्या करोगे, तुम जितना कराया उससे सीख के आगे कोशिश करो ना, जो पेपर्स बचे उसको सॉल्व करो। यू डोंट थिंक सब कुछ आप करा दो, उससे फिर आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा। ये तो बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बस इनिशिएट करने के लिए कहा, तुम्हें बता दिया चीज़ें, क्या आगे तुम्हें खुद से एफर्ट्स करने हैं। वो जितना करा दो बहुत है ना, वो क्योंकि वो खुद भी अपना वो से अभी बॉम्बे गया था एंट्रेंस का एग्जाम देने। ये मैं भी, मुझे टाइम जैसे मिलता है मैं कराता हूँ, तो वो है। सो अभी खुद करो जितना होता है। कहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने उसमें, किस ईयर से? अभी 19 तक का कराया। हम्म, अच्छा अच्छा ओके, ठीक है मैं देखता हूँ। तो अभी वो जितना करा पा रहा है ठीक है, मैं खुद कराऊंगा। अभी कब एग्जाम की? हम्म, कब एग्जाम है, कितने जून को एग्जाम है? हाँ तो अभी अभी कितने, एक महीना है ना, अभी एक महीने ज़्यादा है, एक महीने 10 दिन है अभी, तो ज़्यादा ही है। हाँ तो खुद मेहनत करो, जितना करवा दिया उसको आगे करो, बाकी उनको बोलो करा देंगे ना, तो मैं बोल दूंगा ये, ठीक है। इस पे आते हैं। सो देखो इसमें क्या है कि आपको क्या, हाँ ठीक है ना, सिंपल आपको चेक करना है कि प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई कर रही है। तो x को माइनस इन्फिनिटी अगर हम लेंगे, तो इफ वी चूज, तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ बिलोंग करेगा इसमें? तो x को जब माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे है ना, तो जीरो है, तो पहला तो ओके है। प्लस इन्फिनिटी कहाँ बिलोंग करेगा इसमें? प्लस इन्फिनिटी यहाँ है, यहाँ x को प्लस इन्फिनिटी रखो, तो e की पावर माइनस ऑफ प्लस इन्फिनिटी की पावर में जीरो हो जाएगी। तो ये नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बिकॉज इन्फिनिटी में वैल्यू इसकी, ये प्लस इन्फिनिटी में तुम्हें जीरो देगा आंसर। लेकिन होना क्या चाहिए था, 1 होना चाहिए था, ठीक है। चेक कर लो। तो ये क्या बोल रहा है, कंडीशन चेक करना, चारों सेटिस्फाई करने चाहिए। यहाँ पे भी तुम अगर चेक करोगे, सो से यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हाँ प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू -1 आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगी। यहाँ प्लस इन्फिनिटी में निकालोगे, सो ये वैल्यू एक्चुअली, हाँ ये 1 हो जाएगी, ये ओके है, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इसको तुम चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे देखो, हाँ एग्जैक्टली आप ग्राफ बना के एग्जैक्टली देख सकते हैं। तो ये जैसे मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये वाला यहाँ भी ऐसे ही होगा कि तुम अगर जीरो माइनस, अच्छा एफ इन्फिनिटी लेंगे तो -1 क्यों, मैं इन्फिनिटी, ठीक तो है, 1 होना चाहिए, आगे कहाँ फेल होगा? माइनस इन्फिनिटी में जीरो है, माइनस इन्फिनिटी यहाँ है तो जीरो हो गया, माइनस इन्फिनिटी से बिलोंग करता है ना, तो जीरो हो गया ये। प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1 आएगी, बताओ कहाँ फेल होगा? तो इनमें से कोई एक फेल हो रहा होगा ना, चेक करो।
इसकी वैल्यू जीरो पे क्या आएगी? अगर x को मैं जीरो रखूंगा तो वैल्यू -1 आ जाएगी। अच्छा, तो जीरो पे -1 आ जाएगी। चेक करो फोर्थ वाला क्यों फेल हो रहा है यहाँ पे, कोई चेक करके बताओ। ये तो ओके, समझ आ गया, ये नहीं है सी एफ, समझ आ गया। इसको हम चेक कर सकते हैं, इसको सिंपली प्लस इन्फिनिटी 1 है, माइनस इन्फिनिटी 0 है, प्लस इन्फिनिटी 1 है, और आगे था कि राइट कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, जीरो वैल्यू क्या आएगी, तो ये इनफैक्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूअस तो राइट कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा, तो ये राइट कॉन्टिन्यूटी फेल हो रही होगी यहाँ पे। हाँ वो तो गया, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कितनी है? अच्छा यहाँ मैंने इक्वलिटी लेकिन यहाँ लगा रखा है मैंने। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना ऐसा करना पड़ेगा अभी, अगर हमने जीरो और जीरो की राइट हैंड लिमिट, तो जीरो पे तो वैल्यू आ जाएगी नॉन डिक्रीजिंग, है ना? तो नॉन डिक्रीजिंग अगर चेक कर, जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट पे कितना आ गया? अच्छा हाँ सही कह रहे हैं आप, है ना? तो यहाँ पे हमें देखना है कि राइट कॉन्टिन्यूअस हो ये, है ना? कॉन्टिन्यूटी तो क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ये, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं तो एटलीस्ट राइट कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये लास्ट वाली फेल होगी, है ना? कैसे देख लो, इसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ जैसे दो फंक्शन मुझे चेक करना है, तो एक तो था f3x, तो f3x को मैंने लिखा था 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स मोर देन जीरो, जीरो एक्स लेस देन जीरो। अच्छा ये यहाँ f4 था ये, f3 था ना, f4 ये था, f4 was 1 minus 2 e की पावर minus 2x, x more than equal to 0, 0 x less than 0। तो वैसे भी अगर तुम एक काम कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो यहाँ पे, है ना? तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बना के भी दिख जाएगा कि जीरो पे वैल्यू जो है 1 है ना? 1 है, और जीरो के बाद क्या हो रहा है? तो e की पावर x का ग्राफ कैसा, e की पावर x का ग्राफ होता है इंक्रीजिंग ना, तो e की पावर x ये है, e की पावर माइनस एक्स क्या होगा, रुको देख लो, e की पावर माइनस एक्स क्या होगा, ये है e की पावर माइनस एक्स। अब इसका नेगेटिव ले लेंगे, तो नेगेटिव जैसे आप माइनस करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये आ जाएगा, माइनस e की पावर, और इसमें आप जस्ट वन ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से पास होगा, है ना? तो ये एक्चुअली ग्राफ जो बनेगा, तो अब आ जाते हैं। सो यहाँ पे तुम ग्राफ बनाओगे, दिस ग्राफ विल बी, ऐसा आया था ना, तो ये ऐसा कुछ है, ये हो जाएगा, और यहाँ वन है तो ये वन को अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी पे। तो ये एक्चुअली ग्राफ हो गया इसका। अगर इसका ग्राफ बनाऊं मैं F4 वाले का, तो देखिए एग्जैक्टली जीरो रखेंगे तो -1 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट पे जीरो है, तो एग्जैक्टली जीरो रखेंगे तो -1 आएगी, एक्स को जीरो रखेंगे ना तो -1 आ रही है। उसी बस टू टाइम्स कर दिया, तो टू टाइम होने से फायदा ये होगा कि डबल थोड़ा वो हो गया। हाँ और ये कहाँ जा रही है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कहाँ जा रही है, वन पे जा रही है ना, इस तरह से है, ये वन है इस तरह से देखो। और ये जीरो कहाँ हो रही होगी, वन रखेंगे तो क्या होगा, नहीं वन पे जीरो तो नहीं होगी, जीरो कहाँ होगी ये, तो ये -1 होगा सर। नहीं बोल रहा हूँ कि 1 माइनस टू ई की पावर माइनस टू एक्स, जीरो कब होगी, अच्छा यहाँ से आ जाएगा ना, तो आ जाएगा -2x बराबर log 1/2, तो मतलब माइनस लॉग टू, एक्स बराबर log 2 हो जाएगा, log 2 पे, है ना? तो एक्स को तुम अगर log 2 रख दोगे, तो एक्स को अगर मैं log 2, हाँ एक्स को log 2 रखो, 2 log 2, नहीं नहीं क्या आया था,
यहाँ सॉल्व करो इसको जरा, 1/2, अच्छा 1/2 log 2, ओके, -2x है ना, तो ये -log 2, तो 1/2 log 2, ठीक है, डन। तो बस ये देखना चाह रहा था कहाँ पे जीरो हो रहा है, तो ये नंबर एक्चुअली ये है log 2/2, ये पुट करके देखो आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर कौन सा है? सो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, अब ये तो ग्राफ जब पॉजिटिव जीरो से आगे है, जीरो के पीछे क्या है ग्राफ, सो यहाँ कंडीशन फेल हो रही है, देखो कंडीशन क्या फेल हो रही है, तो एक तो ये है कि जीरो से पहले ये इसका ग्राफ है, यहाँ देखो, यहाँ जो मैं बना रहा था, तो जीरो से पहले क्या था, क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज बिफोर जीरो, तो बिफोर जीरो ये जीरो ही था, तो ये इसका व्हाइट कलर से मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, और उसका ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ इस तरीके से कि, है ना, सो इसका मैं इस तरीके से ग्राफ बना देता हूँ। सो ये ग्राफ है, यहाँ से जीरो तक ये है, और इसके बाद ये है, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये फंक्शन, अब यहाँ देख लो, जैसे जीरो माइनस लेस देन जीरो होगा, तो जीरो माइनस समझ आता है आप लोगों को, जीरो माइनस मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ जीरो, ठीक है ना। तो अब बताओ एफ ऑफ जीरो माइनस कितना है और एफ ऑफ जीरो कितना है, एफ ऑफ जीरो माइनस कितनी है वैल्यू, क्योंकि ये जब x जीरो से कम है, लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो है, और एफ जीरो कितना है, -1 है। तो अगर ये यहाँ पे क्या हो गया एक्चुअली, ये तो इससे ज्यादा हो गया, तो ये इससे ज्यादा हो गया, तो ये इंक्रीजिंग तो नहीं रहा, मतलब नॉन डिक्रीजिंग नहीं रहा, ये तो उल्टा हो गया, तो मतलब इस बीच में ग्राफ पहले यहाँ था फिर नीचे आ गया, तो एक्चुअली ये डिक्रीज कर गया ना ग्राफ, तो डिक्रीजिंग हो गया एक्चुअली, जब x की वैल्यू बढ़ाया हमने ग्राफ की वैल्यू डिक्रीज हो गई। सो ये इस पॉइंट पे जीरो पे डिक्रीजिंग, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू मतलब जीरो है, और जीरो के राइट हैंड लिमिट पे नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो मतलब जीरो पे डिक्रीजिंग आई है। सो दैट्स व्हाई ये फोर्थ कंडीशन फेल हो रहा है, सही कर रहा है। तो ये तो ग्राफ से देख, हम कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं कर रहे, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। राइट कॉन्टिन्यूस है, हमने राइट कॉन्टिन्यूस कहाँ बोला नहीं है, राइट कॉन्ट हम तो मैं किसकी ये कंटिन्यूटी के लिए चेक करते हैं, किसके लिए चेक कर रहा हूं मैं, किसका डेफिनेशन चेक कर रहा हूं मैं, हाँ, सो नॉन डिक्रीजिंग चेक कर रहा हूँ। नॉन डिक्रीजिंग कब होता है, मतलब इंक्रीजिंग या कांस्टेंट, तो इंक्रीजिंग कब होता है, जब a लेस देन b हो, तो सी डी एफ ऑफ ए भी लेस देन सी डी एफ ऑफ बी हो। क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा है, यही पूछ रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे हो रहा है, हाँ, तो बस यो चेक कर रहे थे, ये नॉन डिक्रीजिंग नहीं है, सो दिस इज नॉट नॉन, ये नॉन डिक्रीजिंग नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। और ये सब है, देखो इन्फिनिटी पे 1 -0, ये राइट कॉन्टिन्यूस इवन कॉन्टिन्यूस है, और नॉन डिक्रीजिंग भी है, नॉन डिक्रीजिंग या कांस्टेंट या इंक्रीजिंग दोनों अलाउड है, दैट इज ओके। ऐसे किसी को मैथमेटिकली चेक करना हो तब भी हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ ग्राफ से दिख रहा है तो ये दिख गया, तो ग्राफ बनाना जहाँ आसान हो वहाँ देख सकते हो। अब मैं थोड़े आगे बढ़ता हूँ, तो ये तो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कौन सा लिमिट, f4 प्लस इन्फिनिटी, तो रखो ना प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी इस कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ x को प्लस इन्फिनिटी रखो, क्या होगा, तो क्या पूछना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, माइनस इन्फिनिटी कहाँ बिलोंग करता है, यहाँ बिलोंग करता है, ये डोमेन है ना, फंक्शन का तो डोमेन है, तो डोमेन के पॉइंट चूज करेंगे ना हम, तो माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो माइनस इन्फिनिटी पे 0, कहाँ पे क्या पुट करेंगे, कौन सा इन्फिनिटी, हाँ, ठीक है जी, सर आगे बढ़ता हूँ, तो आगे हम आते हैं, अभी हम क्या डिफाइन कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, तो अभी सिंपली हमने देखा रैंडम वेरिएबल क्या है, फिर रैंडम वेरिएबल का जो आप बनाते हो एक्स लेस देन ए मोर देन ए, ये सब इवेंट्स हैं, और दूसरा हमने देखा कि फंक्शन ऑफ कोई भी रैंडम वेरिएबल रैंडम वेरिएबल होगी। अभी हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अभी हम डिफाइन करेंगे
सो cumulative डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अच्छा क्या है, एक एम होगा, हाँ एक एम। ओके cumulative डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो यहाँ से ये ना मुझे इसमें दिक्कत है, मुझे टुमारो में भी समझ नहीं आता, डबल आर होगा डबल वो आएगा। तो सो cumulative डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स, देखो अभी पिछले डेफिनेशन में हमने कहीं भी रैंडम वेरिएबल का जिक्र नहीं किया, यहाँ पे कहीं रैंडम वेरिएबल नहीं था, देयर वाज नो रैंडम वेरिएबल हियर, ये जस्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने मैथमेटिकली डिफाइन किया, यहाँ पे कोई रैंडम वेरिएबल नहीं है। अब मैं डिफाइन करूंगा रैंडम वेरिएबल के लिए, ये चीज है। सो ये हम रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन कर रहे हैं कि क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। सो ये बोलूं दिस इज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। सो यहाँ मैं रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, तो यही है CDF है ना, इसी को लिखते हैं शॉर्ट में, ये क्या है CDF, शॉर्ट में लिखो या है ना CDF ऑफ x, यही है। अब इसका क्या डेफिनेशन है CDF का, तो CDF ऑफ x का अगर डेफिनेशन लिखूंगा मैं तो सिंपल ये है कि CDF क्या होता है, और रैंडम वेरिएबल, हाँ फंक्शन है ना, ये भी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन ओमेगा स्क्वायर p follows the following properties और properties सॉरी क्या बोल रहे हो तुम, R to R defined by a function this defined as, वो जो ओमेगा स्क्वायर p होता है वो क्या ओमेगा पी, ये क्या है ये, नहीं वो जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अरे वो बाद में आएगा। हाँ सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अ फंक्शन R to R defined as, this is the probability capital X less than equal to X, ठीक है, this is called, जहां पे x क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा है ना, जहां पे x कोई भी रियल नंबर है, सो दिस इज कॉल्ड CDF, शॉर्ट में लिखो या कैपिटल में लिखो, CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो CDF का ये डेफिनेशन है एक्चुअली, ठीक है ना, तो ये CDF का डेफिनेशन है, और वो जो पीछे लिखा था वो क्युमुलेटिव फंक्शन का डेफिनेशन था। हमारे आंख के सामने है, ये क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन है यहाँ। सर 11 बज गया सर। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ कहीं रैंडम वेरिएबल है, फिर तो डिफरेंस क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें, यहाँ कहीं रैंडम वेरिएबल है ही नहीं, इसमें हमने यहाँ रैंडम वेरिएबल का नाम ही नहीं लिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक सिंपल फंक्शन है विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, और यहाँ हम रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो पता है तुम लोग क्या समझना चाहते हो, क्या ये चीज वही है जो मैंने पहले लिखा है, सेम ही है, फिर डिफरेंस क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें, डेफिनेशन अलग अलग है ना दोनों का, फिर डेफिनेशन का डिफरेंस है कि ये इस तरह से डिफाइन हुआ है, वो उस तरह से डिफाइन हुआ है, दोनों अलग अलग ऐसे दिख रहा है, क्या पूछना है। सो अ फंक्शन fx फ्रॉम R to R डिफाइंड एज दिस, ये यहाँ पे ये जो याद होगा, ये सेट को तुम याद करो क्या है, तो ये एक्चुअली, सो यहाँ तुम याद कर सकते हो, जब हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे तो वहां ये लिख रहे थे कि x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, और ये यही सेट था है ना, दिस वाज द सेम सेट x लेस देन इक्वल टू x, ये सेम ही था, और इस पे ही तुम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो तो बोल रहे हो CDF है एक्चुअली। सो दिस इज नथिंग बट, इसको मैं फर्दर अगर कंटिन्यू करूं तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x जो लिख रहे हैं हम, एक्चुअली दिस इज सेम एज कि दोज ओमेगा बिलोंग्स टू ओमेगा सच दैट कि x ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू x होगा, एंड दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इनवर्स, ये इसकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली x इनवर्स, सो यही CDF है, दिस इज द CDF एक्चुअली, ठीक है ना, तो ये CDF का डेफिनेशन है। अब तुम चेक कर सकते हो कि ये जो डेफिनेशन CDF का है, ये वाली चीज उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, तो अब ये थ्योरम आता है
ठीक है, द प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, ये हमारा CDF है, इसमें निकाल के बताऊंगा क्वेश्चन में। तो आगे बस मैं जो थ्योरम बता देता हूं आगे कि so for every distribution function x, sorry, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्या नोटेशन दिया था मैंने, f, there exists a random variable, there exists a random variable x such that कि ये जो f of x होगा एक्चुअली fx of x के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये नोटेशन मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए यूज किया था, ये नोटेशन मैं CDF के लिए यूज कर रहा हूं और बता रहा हूं कि दोनों सेम ही है एक्चुअली, यहां पे भी बोलना चाह रहा हूं सेम इन द सेंस डेफिनेशन दोनों का डिफरेंट है, लेकिन इफ इट इज अ इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हो गया, मतलब ये है कि एवरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज अ CDF ऑफ सम रैंडम वेरिएबल। इसी का मैं दूसरे तरीके से लिखूं, दूसरा कन्वर्स इसका, तो कन्वर्स ये होगा कि CDF ऑफ x जिसका नोटेशन था fxx is a distribution function, is a distribution function। तो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जो डेफिनेशन था वो ये आराम से सेटिस्फाई करेगा। अब तुम चेक कर सकते हो कि जो CDF है दे विल सेटिस्फाई द कंडीशन। चलो चेक करके देखते हैं। हाँ, नॉर्मल वो फंक्शन है, जैसे कैलकुलस में लॉगरिथमिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उस तरह से एक फंक्शन है जस्ट। सो इस तरह से, ठीक है ना। सो CDF जो है CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x जो कि fxx है is a distribution function। तो every distribution function is CDF of some random variable and every CDF satisfy the condition of distribution function। so दोनों मतलब if and only if condition है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अब मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस इज कॉची इन R। रियल सीक्वेंस की अगर बात करते हैं तो एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची। अब इसका ये मतलब थोड़ी बोले कॉची कन्वर्जेंट अलग अलग नहीं है, सेम ही है, दोनों अलग अलग है एक्चुअली, दोनों का डेफिनेशन अलग है। अब वो अलग बात है कि रियल फील्ड पे रियल नंबर पे एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। तो यहाँ मतलब दोनों अलग अलग थोड़ी नहीं, अलग है। तो सेम यहाँ पे हो गया एक्चुअली कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज CDF ऑफ सम रैंडम वेरिएबल, एवरी CDF इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये चीज है, डेफिनेशन दोनों का अलग अलग है बट ये दोनों इफ एंड ओनली इफ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो किसी रैंडम वेरिएबल का CDF होगा, अगर CDF है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी है एक्चुअली, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ये चीज यहाँ पे है। ओके तो अब मैं एक तुम्हें जस्ट मैं वेरीफाई कर देता हूं। तो जैसे हमने CDF को ऐसे डिफाइन किया है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, तो इसका मतलब है कि वो सारे आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के वो आउटकम्स जिसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x हो जाए। अब तुम चेक कर लो वो कंडीशन को, कौन से कंडीशन को। सो व्हाट इज द, मैं चेक कर, ये CDF एक्चुअली, अब मैं चेक कर रहा हूं क्या CDF डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, तो वो मैं चेक कर रहा हूं। तो यहां से प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं। सो प्रोबेबिलिटी x, अब यहाँ लेस देन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी लिखना एक्चुअली थोड़ा वैसा होगा, हालांकि इसका एक्चुअल मीनिंग ये है, अगर मैं बताऊं तुम्हें तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये जो लिखते हैं इसका नोटेशन, इसका मीनिंग एक्चुअली ये है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx ऑफ x, ये मतलब है एक्चुअली। अब आप ये लिखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, बट यहाँ x इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ x अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को। यहाँ पे नोटेशन ऐसा यूज किया बट द मीनिंग इज सेम, मीनिंग सेम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बताओ अगर x ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो क्या लगता है x की कौन कौन सी वैल्यू होगी रेंज में जो इसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ अगर x में लेस देन प्लस इन्फिनिटी लिख दूं, तुम्हें लगता है x की कोई ऐसी वैल्यू होगी रेंज में जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ऑल सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग जो भी आउटकम्स आया होगा वो सारे आउटकम्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही ना,
क्योंकि रैंडम वेरिएबल का रेंज होता है रियल नंबर। तो ये बोल रहा है दिस, तो ये एक्चुअली ये जो इवेंट है ये पूरा सैंपल स्पेस आ गया, तो पूरा सैंपल स्पेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब सैंपल स्पेस के ईच आउटकम के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आएगी वो सेटिस्फाई करेगी, तो ये 1 आ गया। सिमिलरली तुम fx एट माइनस इन्फिनिटी लिख लो, तो सेम तरीके से लिखूंगा तो एट द एंड ये आएगा x लेस देन माइनस इन्फिनिटी। नाउ डू यू थिंक कि कोई ऐसा आउटकम होगा सैंपल स्पेस में जिसके करस्पॉन्डिंग जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी? क्या ऐसा कोई हो सकता है आउटकम सैंपल स्पेस में? सो ऐसा कोई नहीं होगा, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि लेस देन माइनस क्या ही हो सकता है, ऐसा कोई एक्स पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई भी एक्स छूटेगा ही नहीं, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी सब सेटिस्फाई करेगा, तो पूरा सैंपल स्पेस यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट है, ये 5 लिख रहा हूँ मैं, 5 एम्प्टी सेट है, तो ये 0 आ जाएगी। आगे तुम चेक कर लो राइट कॉन्टिन्यूअस है नॉन डिक्रीजिंग। सो राइट कॉन्टिन्यूअस के लिए है कि x प्लस, मतलब तुम चेक कर लो CDF एट x प्लस, ठीक है ना, और CDF एट x इक्वल होगा, तुम चेक कर लो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इक्वलिटी अलाउड है ना। सो इसका फिर से मतलब वही है कि यहाँ कोई a नंबर लिख लो, फॉर एग्जांपल a लिख लो जहाँ a कोई रियल नंबर है। अब दोनों का मीनिंग लिख के देखो क्या है। सो यहाँ पे है x लेस देन इक्वल टू a, और यहाँ पे एक्चुअली है ये राइट हैंड लिमिट को तुम लोग कैसे लिखते हो, लिमिट x टेंस टू a प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज है राइट हैंड लिमिट, इसको ऐसे लिख सकते हैं fx एट दिस। सो ये हो गया लिमिट x टेंस टू a प्लस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। अब देखो तो पता है एक a प्लस और a उसमें कितना गैप होता है एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन क्या है, बहुत आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर है, तो मतलब लगभग 0 के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यूज यहाँ आ रही होगी वही वैल्यूज यहाँ आएगी। x टेंस टू a प्लस है ना, तो a प्लस और a के बीच कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, है ना, ऐसा जो सेटिस्फाई करेगा रैंडम वेरिएबल में। सो बोथ आर द सेम थिंग, अगर तुम लिखोगे तो ये दोनों इक्वल है। अब तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ, इसको मैं ठीक ऐसे लिख दूं कि सो यहाँ पे कोई बीच में कोई नंबर नहीं आएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि x लेस देन इक्वल टू a प्लस जो होगा और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a, वो दोनों सेम ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से है। ऐसे ही अब राइट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करोगे कि मान लो a लेस देन b है, सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू b, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो ये कौन सा इंटरवल है, ये इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू a और ये माइनस इन्फिनिटी टू b, b ज्यादा है, जैसे ये a है ये b है, सो एक माइनस इन्फिनिटी ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, सिंपल है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से b तक एक इंटरवल है और एक माइनस इन्फिनिटी से a तक है, तो a तक तो कम ही नंबर है ना और b तक ज्यादा है, सो प्रोबेबिलिटी उसकी मोर देन है ना, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल भी हो सकता है, उस बीच में कोई नंबर ना हो। चलो एग्जांपल से बता देता हूँ। अब इतना दिमाग तो रखो, वही तो चाहता हूँ, कैसे एग्जाम निकालोगे, यही पॉइंट पूछ लेगा तो वहां जाकर फंस जाओगे। इतना दिमाग तो रखोगे जो पूछ, यही से बता देता हूँ। चलो ये लो, बताओ मुझे यहाँ पे क्या 2 लेस देन 3 है, यस और नो? अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 क्या है, और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 क्या है? तो कहाँ से इक्वलिटी आ गया? अब तुम अगर इक्वलिटी नहीं जस्टिफाई नहीं हो रहा है, ये तो एग्जैक्टली इक्वल आ गया, तुम्हारे हिसाब से स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, इतना दिमाग तो लगा पाओ कम से कम। तो इक्वल है तो लेस देन इक्वल टू लिखने में कोई नुकसान नहीं है, ये चीज है। मतलब अगर मैं कुछ और लिखता एग्जांपल के लिए, मैं अब लिख रहा हूँ 0 लेस देन 3, अब यहाँ पूछूंगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3, अब क्या होगा?
तो यहाँ इक्वल भी आ रहा है, लेस विद दोनों इंक्लूड, हम जब एक जनरल लिखेंगे तो एक साथ लिखेंगे लेस और इक्वल, सो मे बी इक्वल और मे बी लेस, तो लेस और इक्वल, दिस इज ओके। ठीक है जी, तो इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, अभी हमने क्या बताया, तो यही सीरीएफ से स्टार्ट करूंगा। तो बस यहाँ से मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, हमने यहाँ क्या प्रूव करने की कोशिश की कि जो सीडीएफ ऑफ एक्स है इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये मैंने प्रूव किया है। ठीक है ना, मतलब ये जस्ट जस्टिफाई कर रहा था कि सीडीएफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो भी किसी का सीडीएफ होगा, क्योंकि वो भी सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे 1 है, माइनस इन्फिनिटी पे 0 है, राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिग्री, तो वो भी प्रूफ देख सकते हो उसका भी, बट उतना डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये तो जस्ट बेसिक था। क्योंकि ना प्रूफ लिखने से मैं बचता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं थ्योरेटिकली आपको पूरा कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ सेमेस्टर वाला। सो हमें क्या देखना है कि समझना है रिजल्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, और मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करना है। ठीक है ना, प्रूफ में पढ़ाता हूँ मैं, अगर कॉलेज में यही कोर्स पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैं प्रूफ वहाँ कराऊंगा, है ना, ये चीज़ है। तो सेमेस्टर कोर्स में जनरली क्या होता है, लोगों को थियोरेटिकली डेवलप करना होता है। यहाँ हमारा पर्पस है कि लोग बीएससी एमएससी करके आए हैं, तो हमारा पर्पस है प्रॉब्लम सॉल्विंग बताना कि कैसे होगा, लेकिन उसके लिए पहले एक बार थ्योरी बताना पड़ेगा, ताकि किसी को थ्योरी ना आता हो या कॉलेज में समझ नहीं आया हो, तो ये चीज़ है, या कुछ लोग कॉलेज गए नहीं हो, तो इस तरह से है। तो ठीक है, जनरली यहाँ पे समझना डेफिनेशन क्या है, रिजल्ट्स क्या है, और उसको समझ पाओ, देन प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो आप रैंडम वेरिएबल वाले असाइनमेंट बहुत सारे हैं, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, है ना, सो यू कैन ट्राई। तो अभी मैं यही स्टॉप करता हूँ, डाउट क्लास अभी होगा थोड़ी देर, मतलब 12 बजे तक, तो उसके बाद ठीक है, तो यहीं से मैं, आपका टाइम बहुत कम है सर। अरे मैडम आपका डाउट तो हम करा भी नहीं पाएंगे, आपके डाउट के लिए मुझे ना 500 साल जिंदा रहना पड़ेगा, तब जाके आपके डाउट होंगे, वरना कुछ नहीं होगा। और आपको नेट की तैयारी करने के लिए 5-6 जन्म लेना पड़ेगा, तब आपका नेट क्लियर होगा। मैं बता रहा हूँ आपका जो अप्रोच है, कौन सिखाएगा आपको। आपको है कि टीचर पूरा मेहनत करे सर, एकदम आप एकदम पूरा 100% करो, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो एग्जाम टीचर थोड़ी देगा जाके। डाउट क्लास कम पड़ रहा है, कहाँ किस कोचिंग में डाउट क्लास होता है, किसी कोचिंग में सुना तुमने डाउट क्लास होता हो? कोई कोचिंग का नाम बता दो मुझे जहाँ पे इतना डाउट क्लास होता हो और इतनी कम फीस में। तो जितना मिल रहा है खुश रहो ना उसमें। ये चीज़ है।